जब चाय पी जा चुकी और मुजाहिदीन आकर बर्तन वगैरह ले गया तो शाह जी ने कहा, मैं तुमसे भारत के नए खुफिया फौजी प्रोजेक्ट की बात कर रहा था। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ये नया प्रोजेक्ट लेजर सैटेलाइट सिस्टम का निज़ाम है। इससे पहले जैसा कि सब जानते हैं, भारत ने अपना एक सैटेलाइट यानी मसनूई सियारा फ़ज़ा में छोड़ रखा है, जो कमर्शियल सैटेलाइट है, जो भारत के टेलीविज़न नेटवर्क से मुंसलिक है। अब भारत अपने जंगी अज़ाइम को पूरा करने की खातिर और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पर वार करने के लिए एक फ़ौजी सैटेलाइट खुफिया तौर पर फ़ज़ा में छोड़ने के प्रोग्राम पर अमल कर रहा है, जो लेज़र सैटेलाइट है और जो ज़मीन के मदार के गिर्द गर्दिश करते हुए पाकिस्तान के किसी भी शहर को इंतहाई तबाहकुन लेज़र शुआओं से अपने निशाना बना सकेगा। इस लेज़र शुआ की तबाही एटमी बम से कहीं ज़्यादा हलाकत खेज होगी। यहाँ मुजाहिद शाहद अली ने सवाल किया, क्या भारत को यह मालूम नहीं कि मदार में इसके लेज़र सैटेलाइट का इल्म अमेरिका और यूरोप के खलाई एजेंसियों को फ़ौरन मालूम हो जाएगा। शाह जी ने कहा, क्योंकि अमेरिका और यूरोप की बड़ी ताकतें इस्लाम और मुसलमान ममालिक ख़ास तौर पर पाकिस्तान की दुश्मन हैं। भारत दर पर्दा अमेरिका, रूस और यूरोप के दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक की मर्जी से इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी इंटेलिजेंस और हमारी हुकूमत भारत के इन अज़ाइम से बेखबर नहीं है और पाकिस्तान यकीनी तौर पर इस लेज़र सैटेलाइट का तोड़ ईजाद करने में तख़ीर से काम नहीं लेगा। लेकिन भारत इस काम में पहल कर चुका है और जो ही इसने लेज़र सैटेलाइट फ़ज़ा में छोड़ा, वो पाकिस्तान पर हमला करने में देर नहीं करेगा। चनाचा हमारे लिए ज़रूरी हो गया है कि भारत के लेज़र सैटेलाइट सिस्टम के प्रोजेक्ट को जितनी जल्दी मुमकिन हो सके तबाह कर दिया जाए। इस भारतीय लेज़र प्रोजेक्ट की मुकम्मल तबाही के बाद हमारी हुकूमत को मौका मिल जाएगा कि जब तक भारत लेज़र सैटेलाइट पर दोबारा काम शुरू करता है, इस दौरान पाकिस्तान भी जवाबी कार्रवाई के लिए इसका तोड़ तैयार कर चुका होगा। फिर भारत पाकिस्तान पर लेज़र सैटेलाइट से हमला करने की कभी जुरात नहीं करेगा। ये बात कभी ना भूलना कि भारत पाकिस्तान पर एटमी हमला कर चुका होता। वो सिर्फ इसलिए यह जुरात नहीं कर रहा कि इसे मालूम है कि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई के तौर पर भारत के किसी भी एटमी शहर पर एटमी हमला करने की भरपूर सलाहियत रखता है। जब मुजाहिद चाय वगैरह लेकर आया था तो शाह जी ने नक्शे वाला कागज भी तय करके एक तरफ रख दिया था। जब इन्होंने अपनी तफसीली गुफ्तगू खत्म की तो तय किया हुआ नक्शा दोबारा खोलकर सामने रख दिया और कहा, हमारे मुजाहिदों ने शब्बो रोज़ की मेहनत और तरह तरह के बेस बदल कर इलाके की छानबीन करने के बाद इस मकाम का ये धुंधला सा नक्शा तैयार किया है, जहां भारत के खुफिया लेज़र सैटेलाइट के प्रोजेक्ट पर इब्तिदाई काम हो रहा है। इस नक्शे में ये उभरा हुआ निशान पहाड़ियां हैं। सुरख निशान सिक्योरिटी सिस्टम के हैं। हमारी इत्तला के मुताबिक जहां सुरख निशान लगे हैं, वहां इस इलाके के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर भारी मशीन गनों के मोर्चे बने हुए हैं। ये मोर्चे खुफिया हैं और बाहर से सिर्फ जाड़ियाँ ही जाड़ियाँ दिखाई देती हैं, लेकिन इन जाड़ियों के अंदर हैवी मशीन गनें नस्ब हैं। इन मोर्चों के जवानों को वाज़िया अहकामात दिए गए हैं कि अगर इन्हें वहां से गुजरने वाले देहाती या किसी दूसरे आदमी पर ज़रा सा भी शुबा हो तो इसे फ़ौरन शूट कर दें। कमांडो शेर खान ने नक्शे को गौर से देखते हुए पूछा, ये इलाका कौन सा है? शाह जी बोले, यही मैं बताने वाला था। दिल्ली से जब आप मुंबई बड़ौदा की तरफ जाते हैं तो झांसी भोपाल से बस्ती भारत के जंगलों का सिलसिला शुरू हो जाता है। झांसी और भोपाल के दरमियान झांसी से 60 किलोमीटर के फासले पर रोहतगढ़ का स्टेशन आता है। रोहतगढ़ के स्टेशन पर अगर तुम उतर जाओ तो वहां से देवीगिरी का पुराना किला जंगल के अंदर 2-3 किलोमीटर पर वाक़या है। यह 300 साल पुराना किला है और इसे पुर्तगालियों ने तमीर करवाया था। इंडिया में जब पुर्तगाल की नौ आबादी और दमन तक महदूद होकर रह गई तो ये किला वीरान हो गया। इस किले की तर्ज कदीम पर पुर्तगाली रोमन कैथोलिक गिरजाओं जैसी है, लेकिन यह गिरजा नहीं है। इस किले के बारे में मैं तुम्हें बाद में कुछ बातें जो ज़रूरी हैं बताऊंगा। इस किले के अक्कम में टीलों के दरमियान एक छोटी सी वादी है, जहां पुर्तगालियों ने मालूम नहीं किस मकसद के पेश नज़र ज़मीन के नीचे खुफिया पनाहगाहें बना रखी थी। एक ज़माने तक इन ज़ेरे ज़मीन खुफिया पनाहगाहों को डाकुओं, कातलों और ठगों ने अपना मस्कन बना रखा था। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो हुकूमत ने इन ज़मीन दोस्त तहखानों को बंद करवा दिया। अब भारत की हुकूमत ही ने इसे दोबारा खुलवा कर वहाँ खुफिया तौर पर ऐसी लेबॉर्ट्रीज बनाई हुई हैं जहाँ भारत की वजारत दफा की ज़ेर निगरानी लेज़र सैटेलाइट सिस्टम पर काम हो रहा है। मुजाहिद शाहद अली ने कहा, जिन लोगों ने ये ज़ेर ज़मीन खुफिया पनाहगाहें बनाई थी, ज़ाहिर है इन्होंने इनके अंदर आने जाने के लिए खुफिया रास्ते भी रखे होंगे।
शाहजी ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। इन लोगों ने खुफिया रास्ते जरूर रखे थे और ये जो इस नक्शे पर तुम सबज निशानात देख रहे हो, ये इन्हीं खुफिया रास्तों की निशानदही करते हैं। ये 5 खुफिया रास्ते हैं जिनके बाहर सिक्योरिटी की खातर मशीन गनों के 5 खुफिया मोर्चे बने हुए हैं। कमांडो शेर खान ने पूछा, हुकूमत ने इन खुफिया रास्तों को बंद क्यों नहीं किया? वो 1-2 खुफिया रास्ते छोड़कर बाकियों को पत्थरों और गार से बंद कर सकते थे। शाहजी बोले, ये खुफिया रास्ते पहाड़ी टीलों के दरमियान हैं और इस नौयत के कुदरती तौर पर बने हुए रास्ते हैं कि इन्हें बंद करने पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। इनको बंद करने की इसलिए भी जरूरत महसूस नहीं की गई थी कि एक तो वहाँ फौज का 24 घंटे जबरदस्त पहरा रहता है, दूसरे इन दरवाजों में से 4 दरवाजों को कांटेदार तार लगाकर बंद कर दिया गया है और सिर्फ जिस दरवाजे का मुंह मशरक की सम्मत में है इसे खुला रहने दिया गया है। लेजर मिसाइल वर्कशॉप के मुक्सर से स्टाफ का आना जाना इसी दरवाजे से होता है। तीसरी बात यह है कि इन खुफिया रास्तों की हिफाजत के लिए वहां मशीन गनों की पोस्टें बना दी गई हैं जो दिन रात इनकी हिफाजत और निगरानी करती हैं, लेकिन तुम्हें इसके बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। ये आप कैसे कह सकते हैं? शेर खान बोला। कमांडो शेर खान की तायद करते हुए मुजाहिद शाहद अली ने कहा, जब तक हमें वहाँ के सिक्योरिटी निज़ाम के बारे में ज़रूरी मालूमात मैसर नहीं होंगी, हम अपने मिशन को कैसे शुरू करेंगे? शाहजी मुस्कुराए कहने लगे, बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि आपका और हमारा टारगेट ये ज़ेरे ज़मीन पनाहगाहें ही हैं, लेकिन आप लोगों को कमांडो एक्शन इस ज़ेरे ज़मीन मिसाइल फैक्ट्री में नहीं बल्कि वहाँ से किसी दूसरी जगह करना होगा। कमांडो शेर खान और शाहद अली किसी कदर ताजुब के साथ शाहजी को देखने लगे। अपने तवील कमांडो कैरियर में इन्होंने ये बात पहली बार सुनी थी कि टारगेट किसी और जगह पर हो और कमांडो एक्शन किसी दूसरी जगह पर शुरू किया जाए। शेर खान ने कहा, शाहजी मैं आपकी बात समझा नहीं। शाहजी ने नक्शे पर एक जगह उंगली रखते हुए कहा, यहाँ इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा डैम बनाया हुआ है जहाँ एक बिजली घर भी है, जहाँ से सारे इलाके को बिजली की जरूरत पूरी की जाती है। यह डैम लेजर मिसाइल की वादी यानी इस खुफिया ज़ेरे ज़मीन मिसाइल फैक्ट्री में से मशरक की जानब कदरे ऊंचाई पर सिर्फ 1 मील के फासले पर है। यह डैम पहाड़ियों के दरमियान प्याले की शक्ल की कुदरती वादी में 2 वादियों का पानी जखीरा करके बनाया गया है और यहाँ हर वक्त वसी और रीज झील की शक्ल में बहुत बड़ा पानी का जखीरा मौजूद रहता है। इस डैम को 3 अतराफ से कुदरती पहाड़ियों ने बंद कर रखा है। चौथी तरफ से इसे पत्थरों और चट्टानों की एक बहुत बड़ी दीवार बनाकर बंद किया गया है। ये दीवार इतनी ऊंची है कि अगर इसके ऊपर बने हुए जंगले पर खड़े होकर कोई शख्स नीचे देखे तो इसे नीचे चलते फिरते आदमी कीड़े मकोड़ों की तरह नजर आएंगे। ये दीवार चौड़ी भी काफी है और ये इतनी मजबूत है कि इसने डैम के करोड़ों टन से भी ज्यादा आबी जखीरे के दबाव को बड़ी खूबी से संभाल रखा है और आज तक वहां दीवार में कभी कोई दरार तक नहीं पड़ी। इस इलाके में ज़लज़ले भी आए मगर इस दीवार पर कोई असर नहीं हुआ। ये दीवार इंजीनियरिंग के कमाल का नमूना भी है और खतरे की घंटी भी है। एक तरह से ये दीवार तलवार बनकर इलाके के तमाम देहात और छोटे बड़े शहरों के सर पर लटकी रहती है, क्योंकि अगर किसी वजह से दीवार टूट जाती है तो डैम की वसी और रीज मसनूई झील का सारा पानी बफरे हुए समंदर की तरह गजबनाक की तरह निकलकर सारे इलाके के देहात और करीबी शहरों को इस तरह गर्क कर देगा कि इनका नामो निशान भी बाकी नहीं रहेगा। कमांडो शेर खान और मुजाहिद शाहद अली शाहजी की बात बड़े गौर से सुन रहे थे, लेकिन अभी तक वो समझ नहीं सके थे कि शाहजी इस डैम के बारे में इतनी तफसील से सब कुछ क्यों बयान कर रहे हैं। आखिर शेर खान से ना रहा गया, इसने पूछ ही लिया, शाहजी इस डैम को और ख़ास तौर पर इसकी दीवार को इस कदर तफसील के साथ बयान करने की क्या ज़रूरत है? बेहतर होगा कि आप हमें वो ख़ास जगह बताएं जहां से हम अपना कमांडो एक्शन शुरू करना होगा। शाहजी ने बगैर किसी तौक़ुफ़ के कहा, आपको इसी दीवार से अपना कमांडो एक्शन शुरू करना होगा। दूसरे रोज़ दोनों सरफरोश शाहजी का मुंह तकने लगे। मुजाहिद शाहद अली ने कहा, मैं आपका मतलब नहीं समझा। शाहजी ने कहा, आपको डैम की ये दीवार तोड़नी होगी। इस जुमले के साथ ही कमांडो शेर खान और मुजाहिद शाहद अली मामले की तह तक पहुंच गए। वो समझ गए कि इन्हें क्या करना है। यह अपनी नौयत का एक मुख्तलिफ कमांडो मिशन था। इस मिशन के जरूरी लवाजमात भी मुख्तलिफ थे। इतने बड़े डैम की इतनी मजबूत दीवार में शिकाफ करना कोई आसान काम नहीं था और शिकाफ भी 3 जगहों पर करने की जरूरत थी।
सिर्फ एक जगह शगाफ डालने से दीवार नहीं टूट सकती थी। जिस दीवार ने डैम के करोड़ों टन वजनी आबी जखीरे को संभाला हुआ था, वो कोई मामूली दीवार नहीं हो सकती थी। इसे 3-4 जगहों से उड़ाने के लिए इंतहाई ताकतवर धमाका खेज मवाद की जरूरत थी। चनाचा जब कमांडो शेर खान ने शाहजी से ऐसे ताकतवर धमाका खेज मवाद के बारे में पूछा तो इन्होंने कहा, आपको इस मिशन के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। हमने तमाम इंतजाम करके रखा हुआ है। आपको सिर्फ एक जामा और कारगर हिकमत अमली तैयार करनी होगी। पूरे गौर फिक्र के बाद एक ऐसा मंसूबा बनाना होगा जिसमें नाकामी का ज़रा सा भी इम्कान ना हो, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ भारत के इंतहाई खतरनाक मंसूबे को खाक में मिलाने के लिए यही एक आखिरी हरबा है। कमांडो शेर खान ने कहा, अगर हमने अकल से काम लिया और पूरी सोच समझ के साथ हर पहलू को जहन में रखते हुए कोई मंसूबा तैयार किया तो इंशाल्लाह हम अपने मिशन में जरूर कामयाब होंगे। शाहजी कहने लगे, अब मैं आपको 2-3 बात देवगिरी के 300-350 साल पुराने किले के बारे में बतानी जरूरी समझता हूँ, क्योंकि इस किले को आपने अपने कमांडो मिशन में बतौर बेस कैंप के इस्तेमाल करना होगा। अपने मंसूबे के मुताबिक आपको इसी पुराने किले में से निकलकर डैम की दीवार में धमाका खेज मवाद बनने के वास्ते सुराख डालने जाना होगा और इसी पुराने किले वापस आ जाया करेंगे। हो सकता है इस काम में आपको 1 हफ्ता लग जाए, क्योंकि डैम की दीवार में सुराख 6-7 जगहों पर डालने होंगे और इस बात का ख्याल रखकर दीवार में सुराख करने होंगे। जिस चीज़ से भी आप पत्थर की दीवार में सुराख डालें, इसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा ना हो कि दीवार के ऊपर जंगले पर गश्त करते संतरी को होशियार कर दे और वह एमरजेंसी रोशनियां जलाकर ऊपर से आप पर फायरिंग शुरू कर दे और इसके साथ ही खतरे का सायरन भी बजने लगे। अगर ऐसा हो गया तो फिर आपके लिए दोबारा इस इलाके में दाखिल होना नामुमकिनात में से होगा। ये बात अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें कि आपका पहला चांस ही आखिरी मौका होगा। आपको डैम की दीवार की पूरी तस्वीरें मिल जाएंगी, जो एक हेलीकॉप्टर के जरिए दीवार के ऊपर से और इसके पहलू से उतारी गई हैं। फिलहाल मैं आपको देवगिरी के किले के बारे में बताना चाहता हूँ। ये बताएं कि आप भूत प्रेत पर यकीन रखते हैं? ये एक ऐसा सवाल था कि जिसकी शेर खान और शाहद अली को बिल्कुल ही तवक्का नहीं थी। शाहद अली ने कहा, भूत प्रेत से आपकी क्या मुराद है? शाहजी बोले, मेरी मुराद ये है कि क्या तुम्हें कभी वीरान हवेलियाँ, बेआबाद घरों और पुराने किलों में किसी भूत या बदरू से मिलने का इत्तेफाक हुआ है? शाहद अली ने मुस्कुराते हुए कहा, कम अज कम मुझे कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ। शेर खान बोला, मुझे भी नहीं हुआ। शाहजी भी मुस्कुराए, कहने लगे, बहरहाल ऐसा इत्तेफाक मुझे भी नहीं हुआ, लेकिन देवगिरी के इस पुराने किले के बारे में कहा जाता है कि वहाँ कोई भटकी हुई रूह रहती है। रात के वक्त किले में से किसी औरत के रोने की आवाज़ भी आती है। मैं ये तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि अगर तुम लोगों को ऐसी आवाज़ आए तो घबराना नहीं, समझ लेना कि ये भटकी हुई रूह या बदरूह की आवाज़ें हैं। शेर खान ने कहा, ठीक है। यहाँ शाहद अली बोला, इन तोहमात को छोड़कर मेरा ख्याल है हम अपने असल मौजू पर आ जाना चाहिए। ये बताएं कि डैम की दीवार में सुराख डालने के लिए हमें कोई ऐसे औजार दस्तियाब हो सकेंगे जिसकी आवाज़ भी ज़्यादा ना हो, लेकिन जो दीवार के चट्टानी पत्थरों को भी तेज़ी से काट सके? शाहजी बोले, झांसी में हमारे रजाकार मुजाहिद मौजूद हैं, वो तुम्हारी मदद करेंगे। दिल्ली से हमारा एक आदमी तुम लोगों के साथ झांसी तक जाएगा। वो तुम्हें झांसी में मुजाहिदों की खुफिया पनाहगाह में कासिम जान से मिला देगा। कासिम जान इंडियन कमांडो एयरफोर्स का साबका फौजी है और झांसी में हमारी खुफिया तंजीम का इंचार्ज है। इस मिशन में तुम लोगों को जिस किस्म की भी मदद दरकार होगी, कासिम जान तुम्हारी रहनुमाई करेगा। अब तुम ये बताओ कि इस मिशन पर रवाना होने का तुम्हारा कब इरादा है? शेर खान ने कहा, यह हमारी जिंदगी और मौत का मिशन है। हम इस मिशन पर रवाना होने के लिए हर वक्त तैयार हैं। ठीक है, शाहजी बोले, मैं आज ही झांसी में कासिम जान को इतला करता हूँ और इन्हें सारी तफसील बयान कर देता हूँ। सुबह सुबह दिल्ली से एक गाड़ी झांसी की तरफ रवाना होती है, तुम इस गाड़ी में चले जाना। रहमत खान तुम्हारे साथ जाएगा। इसी रात शाहजी ने अपने खुफिया ट्रांसमीटर के जरिए झांसी में कासिम जान को मुकम्मल तफसील के साथ शेर खान और शाहद अली की आमद की इतला कर दी। सुबह मुंह अंधेरे शाहजी ने रजाकार मुजाहिद रहमत खान को साथ कर दिया। शेर खान और शाहद अली खुफिया पनाहगाह से निकलकर रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़े। रहमत खान नौजवान मुजाहिद था और बड़ा ज़हीन और तजर्बेकार था। शेर खान और मुजाहिद अली को स्टेशन की एक इमारत की एक जानब रोकर खुद झांसी तक के 3 टिकट ले आया
जब ट्रेन प्लेटफार्म पर आ गई तो वो तीनों स्टेशन पर दाखिल हुए और प्लेटफार्म पर आकर मुसाफिरों के हजूम के साथ ही एक डब्बे में सवार हो गए। पैसेंजर ट्रेन थी। रास्ते में एक जगह इसका इंजन भी खराब हो गया। एक जगह रेलवे ट्रैक मरम्मत हो रहा था, वहां भी 3-4 घंटे जाया हो गए। ये लोग झांसी पहुंचे तो रात का 1:30 बज रहा था। रहमत खान इन्हें शहर बाहर से लेकर झांसी रजाकारों की तंजीम के खुफिया हेडक्वार्टर में पहुंच गया। कासम जान इनके इंतजार में था। वो शेर खान और मुजाहिद शाहद अली से गले लगकर मिला और कहने लगा, तुम लोगों की बड़ी तारीफ सुनी थी, आज मुलाकात करके बड़ी खुशी हुई है। अभी तुम लोग आराम करो, बाकी बातें सुबह को होंगी।